नमस्ते, मेरा नाम है निपुण मोदी और आज मैं आप लोगों के साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के जो एग्ज़ाम हुए थे उसका की का पार्ट सेकंड शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ आप लोगों के जो भी मार्क्स बन रहे हो पेपर वन और पेपर टू में, प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर कैसा था। तो अपन लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर पूछा गया है, अगर बीटा टू इक्वल टू थ्री है तो कैसे टाइप का कर्व है। तो लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और मेसोकर्टिक। तो एक में होता है मोर देन थ्री, एक में होता है लेस देन थ्री और एक होता है इक्वल टू थ्री। तो आप इक्वल टू थ्री किस में आएगा वो कैसे पता लगा सकते थे। इधर और करके नॉर्मल भी लिखा होता, देखो जिसने थ्योरी पढ़ी हुई वो बात डिफरेंट है, बट यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ था, नॉर्मल। नॉर्मल से आप पता लगा सकते थे कि वो इक्वल टू क्या होगा, थ्री होगा। तो इसका आंसर क्या है, मेसोकार्टिक है। ठीक है। फिर उसके बाद हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 36 नंबर, 30 नंबर, सॉरी 30 नंबर में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। इसमें पूछा है कि 53 मंडे की क्या प्रोबेबिलिटी है। 53 मंडेज लीप ईयर में आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो 53 मंडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है लीप ईयर में। लीप ईयर में होता है 366 डेज। तो देखो 52 मंडे तो आएंगे ही आएंगे। लड़ाई किस बात की चल रही है, एक मंडे और आएगा या नहीं आएगा। तो अब जब 364 डेज को हम बेस बनाते हैं तो हमें इसमें पता है कि 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे। तो लड़ाई कौन से वाले संडे की है, सिर्फ 53 नंबर जो संडे है वो आएगा, या मतलब कितनी बार आएगा उसकी लड़ाई है। और दिन कितने बच गए हमारे पास, 2 डेज बच गए। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी इसकी, 2 दिन है, अगर पहला दिन मंडे होगा मतलब 365 नंबर डे जो है वो मंडे होगा, तो 366 कौन सा होगा, ट्यूसडे होगा। फिर अगर एक एक ये बन गया, एक केस ये बन गया, ये हो सकते हैं 2 दिन, वरना ये हो सकते हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकते हैं। एक ये बन गया वेडनेसडे और थर्सडे हो सकते हैं। एक बन गया थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं। एक हो गया फ्राइडे और सैटरडे हो सकते हैं। एक हो गया सैटरडे और संडे हो सकते हैं। एक हो सकता है संडे और मंडे हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, मंडे कितने केसेस में आ रहा है, एक और दो। इसका मतलब 2 केसेस में मंडे आ रहा है और केसेस बन कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7, 7। तो आंसर क्या हो गया, 2/7। अगर यहीं पे 365 होता, मतलब ये लीप ईयर नहीं होता, नॉर्मल ईयर होता और 365 होता, तब आंसर 1/7 होता। तो कुछ जने इस 1/7 करके आए होंगे, बट ये नहीं है, आंसर क्या रहेगा, 2/7 रहेगा। ठीक है। अब देखो, अगला क्वेश्चन हम करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। वो पूछता है नेटवर्क एनालिसिस की कौन कौन सी टेक्निक्स है। तो सब लोगों ने पर्ट सुना हुआ होता है, सीपीएम सुना हुआ होता है। जब आप लोगों ने ये दोनों सुने हुए तो आप ऑल ऑफ द अबाउट टिक कर सकते थे। वैसे तो इसका मतलब आप मान लेते कि थर्ड भी है, और वैसे थर्ड होता भी है, ये ग्राफिकल मेथड होता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, गर्ड बोलते हैं। ठीक है, ग्राफिकल इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है। तो जहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रोग्राम है, यहाँ पे ग्राफिकल होता है जी की जगह। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबाउ है। ठीक है। फिर अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन में एक गड़बड़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एटीसी से एटीयू की डिडक्शन किस में नहीं मिलती, कैजुअल इनकम में नहीं मिलती, हमें पता है, अनडिस्क्लोज में नहीं मिलती। फर्स्ट वाले में गलती कर रखी है, लॉन्ग टर्म लिख रखा हुआ है, इसके आगे लिखना था शॉर्ट टर्म जो अंडर सेक्शन 111 ए कवर है। क्योंकि वैसे शॉर्ट टर्म से मिल जाती है, बट कौन से वाले से नहीं मिलती, 111 ए जो सेक्शन लगता है उससे नहीं मिलती, शेयर्स वाले पे। ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, बट थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था, वो मैंने तुम लोगों को बता दिया। तो अगर कोई इसको बोलना चाहे कि क्वेश्चन गलत है, तो बाद में अगर की आने के बाद आपसे पूछते हैं कि आपको लगता है कुछ गलत है, तो आप ये वाला क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। ठीक है। फिर हम बात करेंगे 45 की। 45 एकदम लेटेस्ट सेक्शन। देखो पेपर में थोड़ा सा अलग तरीके का, पता नहीं क्या सेटिंग कर रखी है, कहीं पे 20-21 के प्रोविजन पूछ रहे हो, कहीं पे 21-22 के प्रोविजन पूछ रहे हैं। तो इनकम टैक्स में जाता क्या, लेटेस्ट प्रोविजन पूछे जाता है, बट पेपर में कहीं पे 20-21 पूछा है, कहीं पे 21-22 पूछा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट ठीक है जो भी है। ये अभी अपना जो अल्टरनेट अल्टरनेट टैक्स आया है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, वो है 115 बी एसी में। ठीक है। फिर इसके बाद
ये क्वेश्चन देखिएगा आप, 48, इसमें 115 बीई अनडिस्क्लोज पे कितनी होती है? तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लोगों ने सबने 60% किया हो, बट 60% ध्यान रखना हमेशा फ्लैट रेट होती है अनडिस्क्लोज की। यहाँ पे इफेक्टिव रेट पूछी है, तो इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगी? 60 प्लस इसमें 20% सॉरी 25% सरचार्ज जुड़ेगा और 4% हायर एजुकेशन जुड़ेगा, तो ये आएगा 78%। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 78% रहेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, कहते हैं बुक प्रॉफिट में क्या चीज हम ऐड सॉरी डिडक्ट नहीं करेंगे। बट मुझे एक बात बताओ, ये बुक प्रॉफिट कौन सा है, मैट वाला है या पार्टनरशिप वाला है? ये चीज भी आपको पता लगानी थी, बट ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। बट ठीक है, पता कैसे चला? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट किसकी बात करिए, पार्टनर्स की बात करिए। तो इस वाले केस में बिजनेस लॉसेस सबसे एंड में माइनस होते हैं बुक प्रॉफिट और सब निकालने के बाद। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी होता है, क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे होते हैं, बिजनेस की इनकम। और ये किसकी होती है? अदर सोर्सेज की। तो अदर सोर्सेज की इनकम को यहाँ से हटाया जाता है। ठीक है, तो आधे जने वन करके आ सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा बीच में कहाँ आ गया बुक प्रॉफिट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो इसको हटाना ही होता है। तो किसको नहीं हटाना होता है एक बार? बिजनेस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये सबसे एंड में हटता है। और मैं आपको बताता हूँ, 51, 51 का आंसर ये सही है, बट ये ध्यान रखना, ये जो एल ए सेक्शन है, जो 80 एल ए सेक्शन है, इसके अंदर ऑफशोर बैंकिंग की बात आती है। ऑफशोर बैंकिंग भी कंपनी मानी जाती है। और इसने ये पूछा कि कंपनी पे कौन कौन से सेक्शन लगेंगे, तो कंपनी में टोटल इसमें 12 सेक्शन होते हैं, 12 के 12 लगेंगे। जो 12th नंबर सेक्शन है एल ए, वो ऑफशोर बैंकिंग के ऊपर लगता है, और ऑफशोर बैंकिंग भी क्या होती है? कंपनीज ही होती है। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, एक सेक्शन 80 डबल जी, 80 डबल जी नहीं, एक सेक्शन और है इसके अंदर, सेक्शन नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा, एक सेक्शन और है जो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, इंडिविजुअल के ऊपर। बट मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इस सेक्शन को कंसीडर नहीं किया है सीक्वेंस के अंदर, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। वरना अगर उस सेक्शन को कंसीडर करते तो मेरे ख्याल से आंसर इसका नन ऑफ द अबव होता। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो नहीं लग सकते, बट 80 जी से 80 एल ए, अगर इन्होंने इसमें हाउस प्रॉपर्टी वाला सेक्शन कंसीडर किया है तब तो नन ऑफ द अबव होगा। और अगर वो अलग सेक्शन कंसीडर नहीं किया तो फिर आंसर सेकंड होगा, और मेरे ख्याल से नहीं किया होगा, क्योंकि नॉर्मली जब ऐसा लिखते हैं 80 जी से 80 एल ए, तो कंपनी की बात ही हो रही होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें कंसीडर नहीं किया होगा। और एक और बात बताइए, एलए में ऑफशोर बैंकिंग की बात हो रही है और वो कंपनीज ही होता है, ध्यान रखना। 52 क्वेश्चन नंबर अच्छा था। 52 नंबर क्वेश्चन में वो पूछता है कि अगर आपने एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस नहीं रखी बुक्स की, तो असेसिंग ऑफिसर कौन सा असेसमेंट कर सकता है? 144 का। सबसे मजे की बात ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का सेक्शन है 144, उसके अंदर ये बात नहीं लिखी हुई। ये बात शुरुआत में लिखी होती है जब पता चलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं या नहीं करने, तो ये वहां से उठाया हुआ सेक्शन है। तो उधर भी लिखा हुआ था 144, तो 144 सेक्शन के अंदर जो पॉइंट है उसके अंदर ये पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट कहाँ दे दिया जाता है? जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही होती है उसके शुरुआत में ही दे दिया जाता है। तो इसलिए वहां से ये पॉइंट उठाया हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अच्छा बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बात आती है 57 नंबर क्वेश्चन, किस किस को एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना? तो ध्यान रखना, जो भी 60 साल से ऊपर होता है और जिसकी बिजनेस की इनकम नहीं होती उसको नहीं भरना होता, और जिसकी इनकम 10,000 से कम होती है उसको नहीं भरना होता। सारी बुक्स में तुम्हें क्या मिलेगा? 10,000 और मोर। ये 10,000 और मोर किसकी बात कर रहा है? जिसको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होता है। तो सब जने उससे कंफ्यूज होकर इसको गलत कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से सिर्फ फर्स्ट को सही करके आ सकते हैं, तो वो गड़बड़ी हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों होंगे, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन नहीं भरेगा, और वो 10,000 और मोर क्या है? जो भरता है एडवांस टैक्स। ठीक है, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स थे तो कंफ्यूजन रह सकता है। ये डबल टैक्सेशन रिलीफ का क्वेश्चन है, तो इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा मेरे नोट से पढ़ाना चाहूंगा। तो डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या बोलता है कि आप क्या करो, पहले डब्ल्यू टैक्स निकालो। पहले क्या निकालो? डब्ल्यू टैक्स इनकम निकालो। तो पहले हमने क्या करा, डब्ल्यू टैक्स इनकम निकाल ली। यहाँ तक हमारी टोटल इनकम आ गई, टोटल टैक्स इन इंडिया आ गया। और अब जब 91 में रिलीफ देनी है हमें डबल टैक्स के लिए, तो हम पहले क्या निकालेंगे? डब्ल्यू टैक्स इनकम निकालेंगे। और फिर दो रेट लेंगे, इंडिया की रेट और फॉरेन की रेट। दोनों में से जो कम आएगा हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एग्जाम्प्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये पूछा है रिलीफ के लिए आप कौन सी रेट लोगे, 21.4 या 24.6? फॉरेन की 24.6 है और इंडिया की 21.4 है, तो हम कौन सी लेंगे? विच एवर इज लोअर। सबको बहुत जगह 30% पड़ा होता है, तो मुझे लग रहा है चांसेस है कि इसमें 30% करके आए। या बहुत जगह हायर पड़ा हुआ होता है तो हो सकता है हायर करके आए, और बाकी जो पढ़ाई करके जाते हैं उनकी बात अलग है, वो तो सही करके आए होंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। 67 नंबर क्वेश्चन,
67 नंबर क्वेश्चन गलत है। 67 नंबर सूटेबल गुड्स कुछ नहीं होता, ये ड्यूटेबल गुड्स होंगे, ठीक है। और 214 में दी हुई भी ड्यूटेबल गुड्स की डेफिनेशन है, तो ये इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। सूटेबल गुड्स कुछ नहीं होते, ठीक है। फिर बात आती है स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वैलोरम ड्यूटी दोनों होते हैं। स्पेसिफिक बात करता है, एड वैलोरम बात करता है जब वैल्यू की बात आती है, और स्पेसिफिक बात करता है साइज क्वांटिटी और की बात आती है तब। दोनों तरीके से कस्टम को नापा जाता है, मतलब दोनों तरीके से लेवी करी जाती है कस्टम ड्यूटी की। तो आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। टबैको एक अकेली चीज है जिसमें 31, 37 और 39 लगता है, सेस लगता है, आईजीएसटी लगता है, और एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम जिसको एक्साइज के बराबर माना जाता है, ये भी लगती है, ठीक है। 31 का क्या मतलब होता है, जहाँ एक्साइज ड्यूटी लगती है वहां वहां ये लगेगा। मतलब आप इंडिया में हो, आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग रही है, तो आप सामान बाहर से मंगाओगे तो आपके ऊपर उसी रेट से 31 भी लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन, 10 लाख रुपए आपकी एसेसेबल वैल्यू हो गई, 2 लाख रुपए आपके उसके ऊपर बीसीडी हो गई, 12 लाख रुपए आ गया। अब आप इसके अंदर सीवीडी जोड़ोगे 12%, तो वो 1,44,000 आएगी। ये 13,44,000 हो गया। और अब आप इसके अंदर 10% सेस जोड़ दोगे, सोशल वेलफेयर, तो ये आंसर आ जाएगा 378,400। कैसा आया, ये जो 3,44,000 है सिर्फ टैक्सेस के ऊपर 10% जुड़ता है। सिर्फ किसके ऊपर जुड़ता है, टैक्सेस के ऊपर। तो कितना आ गया, 3,78,400। बट इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी सी चीज अलग लग रही है, पता नहीं ऐसा क्यों दिया है, उसका बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर सबसे ज्यादा सूट कर रहा है वो यही कर रहा है, इसलिए मैं इसमें तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगा। बट इस क्वेश्चन में कुछ गलती है जिसको अभी अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है। बट ठीक है, जो भी है, इसका आंसर कैसा है वो मैंने आपको निकाल के बता दिया। यहाँ तक 13,44,000 आ गया था। और जो ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, SWS, ये टैक्सेस पे लगता है, तो 344 पे लग गया। डाउट आ गए होंगे कि BCD का 10% होता है, हमने अभी पढ़ा है लेटेस्ट, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। बट ठीक है, जो जैसे आंसर आएगा वो मैंने बता दिया, ये चीज थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है ये वाला 77, वो पूछता है फ्री इंपोर्ट्स कौन है। क्या पूछा उसने, विच टाइप ऑफ गुड्स आर इंक्लूडेड इन फ्री इंपोर्ट्स। देखो, प्रोहिबिटेड गुड्स होते हैं जिसको आप लेके ही नहीं जा सकते, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स होते हैं जिसको आप प्रोहिबिटेड होते हैं जिसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं जिसको आप इंपोर्ट तो कर सकते हो बट आपके ऊपर कुछ कंडीशंस लग जाएगी, और स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस वाले वो गुड्स होते हैं जो सिर्फ स्टेट ट्रेड एंटरप्राइज ही क्या कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है। इसका मतलब इन तीनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फ्री इंपोर्ट किस पे नहीं है, आर नॉट, यहाँ आएगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ लिखा हुआ नहीं है। तो इन तीनों में फ्री इंपोर्ट नहीं है। फ्री इंपोर्ट का मतलब होता है आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। तो इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन है, ये तो मना ही है पहले वाला, और इसमें सिर्फ क्या रेस्ट्रिक्शन है, सिर्फ स्टेट ट्रेड एंटरप्राइज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन यहाँ से नॉट गायब है, तो ये मेरे से गायब हुआ है, पता नहीं, जो भी है नहीं है, मैंने यहाँ पे हिंदी में पढ़ लिया, तो नहीं है। ये कौन से तीनों में आप फ्री इंपोर्ट नहीं कर सकते। फिर बात आती है 80 नंबर क्वेश्चन की। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि डेफिनेशन सर्विस डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सर्विस में मनी और सिक्योरिटी नहीं आता, बट मनी और सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी सर्विस होगी तो मनी वो सर्विस में आएगा। मनी और सिक्योरिटी नहीं आता, बट मनी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होगी वो आएगा। जैसे नोट की बदली करना, जैसे इसमें नोट की बदली करी, 200 से 500 का नोट बना दिया, 2000 से 500 का नोट बना दिया, इंडियन करेंसी को कन्वर्ट कराया, तो ये सब क्या कर रहे हो आप, मनी से रिलेटेड सर्विसेज कर रहे हो, तो ये सारे के सारे सर्विस में आते हैं। सेकंड पॉइंट ना आने का रीजन क्या है, नो कंसिडरेशन इज पेड, इस कारण से ये बाहर हो गया। तो सर्विस क्या बोलता है, सब आएगा मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के। यहाँ तक कि मनी से रिलेटेड कोई सर्विसेज दिए तो वो भी आएगी, बट वो तक कब नहीं आएगी, जब उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होगा। अगर आप पूरी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको ये दिख जाएगा। साइज सेक्शन 2 108 है, ठीक है, इसके अंदर होना चाहिए। मेरे को पूरा सेक्शन याद नहीं, दो तो पक्का ही है, अब सब सेक्शन क्या है आप देख लेना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड, क्योंकि इसके अंदर नो कंसिडरेशन इज पेड है। अगर ये कंसिडरेशन पेड होता तो ये भी होता, ध्यान रखना। ऐसा मत बोला नोट चेंज हुआ मनी आता नहीं, आता नहीं, उस कारण से नहीं है, नो कंसिडरेशन इज पेड है इसलिए नहीं है वो, ठीक है। इसका आंसर थर्ड रहेगा। वो कहता है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है ना सप्लाई ऑफ गुड्स है। क्यों नहीं है, क्योंकि शेड्यूल 3 में आ जाता है, और शेड्यूल 3 क्या बोलता है, जो चीज शेड्यूल 3 में आ गई
उसके ऊपर उसको ना गुड्स माना जाएगा ना सर्विस माना जाएगा, कुल मिला के उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ये किसके अंदर आ गया? शेड्यूल थर्ड के अंदर आ गया। बाकी सारे के सारों पे क्या होएगा? गुड्स या सर्विस माना जाएगा। जैसे ये है ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो इसको गुड्स माना जाता है, इसको सर्विसेज माना जाता है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को सर्विसेज माना जाता है। तो वो बोलता है ना गुड्स माना गया ना सर्विस, तो इसको क्या माना जाएगा? कुछ नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कहाँ आ गया? शेड्यूल थ्री में आ गया। ये बहुत 83 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा था। वो बोलता है 9(1) में शेल नॉट बी एप्लीकेबल। 9(1) किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं? तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक सेक्शन होता है 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5). ठीक है, ये दोनों तो बात करते हैं रिवर्स चार्ज के बारे में, ये बात करता है अपने ईसीओ के बारे में। 9(1) और 9(2) की बात करते हैं। तो वो कह रहा है 9(1) किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? 9(1) से सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल लिकर बाहर है फॉर ह्यूमन कंजप्शन वाला। ये जो बाकी बाहर है ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये तो बाहर है 9(2) से। तो उसने किसकी बात करी है? सिर्फ 9(1) की। और ये किससे बाहर है? 9(2) से। और सेल परचेज ऑफ शेयर और डिवेंचर ऑफ कंपनी, ये किससे बाहर है? ये डेफिनेशन से बाहर है, क्योंकि सर्विस की डेफिनेशन क्या बोलती है? मनी और सिक्योरिटी नहीं आएगा, और ये कौन है? सिक्योरिटीज है, इसलिए ये बाहर है। तो जिसने ऑल ऑफ द अबव कर दिया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन बाहर है? एल्कोहलिक लिकर बाहर है 9(1) से। यहीं पे वो बोलता है जीएसटी से कौन बाहर है? तो तीनों बाहर हो जाते हैं। तीनों के रीजन अलग अलग है, कोई 9(2) से बाहर हो रहा है, कोई डेफिनेशन से बाहर हो रहा है। बट 9(1) से सिर्फ कौन बाहर हो रहा है? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, 84th नंबर की बात करेंगे। 84th में 84th में हम क्या देखेंगे? सेल्स ऑन रिमूवल बेसिस है। तो मैं आपको थोड़ा सा ही समझाता हूँ सेल्स ऑन रिमूवल बेसिस का। देखो, सेल्स ऑन रिमूवल बेसिस जो टाइम ऑफ सप्लाई हम निकालते हैं, जो टाइम ऑफ सप्लाई हम निकालते हैं, उसका गुड्स का क्या रूल होता है? गुड्स का रूल होता है, दो पार्ट में बांटा जाता है इसको, इनवॉइस की तारीख और डेट ऑफ पेमेंट की तारीख। जिसमें से डेट ऑफ पेमेंट आज के दिन एप्लीकेबल नहीं है, इसको नोटिफिकेशन से हटाया हुआ है। तो अब सिर्फ कौन सी तारीख रह गई? इनवॉइस की तारीख। इनवॉइस की तारीख में भी ये दो चीजें देखी जाएगी, इनवॉइस की तारीख और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। क्या देखा जाएगा? लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। ये दो तारीख देखी जाएगी। और जो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस होती है उसकी लास्ट डेट क्या होती है? उसकी लास्ट डेट होती है जब आपने उसको गुड्स दिए उससे 6 मंथ्स, और जब उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट को अपने को देखना नहीं, तो हमें कौन कौन सी दो तारीख देखनी है? इनवॉइस की तारीख। तो हम देखते हैं इनवॉइस की तारीख क्या है। 2 सितंबर को इनवॉइस गया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 सितंबर इनवॉइस की तारीख हो गई। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कब है? अभी मैंने बताया जब वो गुड्स एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखो उसने गुड्स एक्सेप्ट कब किए? राम रिसीव्ड अमाउंट ऑफ गुड्स सेंट टू हिज ऑन एक्सेप्टेंस, और 18 राम रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ गुड्स ऑन 29 अक्टूबर। ठीक है, तो देखो ही रिमूव द गुड्स ऑन 1 सितंबर विच रीच टू गणेश ऑन 5 सितंबर। गणेश सेंट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, उसने एक्सेप्टेंस दे दी, हाँ मैं रखना चाह रहा हूँ। कितनी तारीख को? 18 अक्टूबर को। तो ये तारीख कौन सी हो गई एक्सेप्टेंस वाली? 18 अक्टूबर। और 6 मंथ कहाँ से देखेंगे? जहां से उसने गुड्स दिए थे। तो गुड्स कब दिए थे? 5 सितंबर को। ठीक है, गुड्स कब दिए थे? विच रीच गणेश ऑन 5 सितंबर। तो 5 सितंबर से 6 महीने जोड़ के कोई फायदा नहीं हो, तो कहीं जाएगा, तो इसको तारीख को मैं ले ही नहीं रहा। तो विच एवर इज अर्लियर कौन आएगा? 18 अक्टूबर। और यहाँ कौन है? 2 सितंबर। अब इन दोनों में से अर्लियर कौन आएगा? 2 सितंबर। देखो मैं डिटेल में तो नहीं समझा सकता, बट हाँ ठीक है, मेरे को एक्सप्लेनेशन देना था तो मैंने दे दिया। ठीक है, क्योंकि एक एक घंटे चलती है ये चीजें, मैं एक एक घंटा तो तुम्हारा ले नहीं सकता। तो 2 सितंबर इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अब हम उठाएंगे क्वेश्चन नंबर 85। और 85 में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 85 में मैं आपको बता देता हूँ, पहले कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात कर रहा है। तो पहले सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई कैसा आता है वो देख लेते हैं। सब सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई कैसा आता है वो देख लेते हैं। तो दो चीजें होती है इसके अंदर। अगर आपने लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस तक अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो, और अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया तो। अगर कर दिया तो अलग चीज हो जाएगी, और नहीं किया तो अलग चीज हो जाएगी। अब अगर इशू कर देते तो क्या होता है? डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाता है?
डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं हमने टाइम से इनवॉइस इशू किया है या नहीं किया। कंटिन्यूस में क्या टाइम होता है इशू करने का? अगर आपको पेमेंट की ड्यू डेट पता है तो उससे पहले पहले आपको क्या करना होता है? इनवॉइस इशू करना होता है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर आपको पता है तो उससे पहले पहले आपको क्या करना होता है? इशू करना होता है। क्या चीज? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो देखे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता है क्या हमें? तो वो कहता है वो हर ईच कैलेंडर ईयर के कमेंसमेंट से 20 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर देता है। इसका मतलब हमें पता है क्या तारीख है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट? 20 तारीख। अगर उसने 20 तारीख तक इशू कर दिया तो वो यहाँ आ जाएगा क्योंकि उसने विद इन द डेट इशू कर दिया। और अगर उसने इशू नहीं किया तो वो यहाँ आ जाएगा। तो अब अपन देखते हैं उसने टाइम से इशू किया है या नहीं किया। तो उसने 13 जनवरी को इशू किया है, इसका मतलब उसने 20 जनवरी से पहले पहले इशू कर दिया। इसका मतलब वो यहाँ आ जाएगा। तो अब हम क्या देखेंगे? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। तो देखते हैं डेट ऑफ इनवॉइस क्या है। तो डेट ऑफ इनवॉइस तो 13 तारीख की है और डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 17 तारीख। तो 13 और 17 विच एवर इज अर्लियर। तो आंसर क्या आ गया? 13। तो इसका आंसर क्या होगा? 13। देखो अभी जो मैंने समझाया वैसे भी उन लोगों को हवा लगेगी जिन लोगों ने ये चीजें पढ़ रखी है। अब ऐसे में डिटेल में समझाने तो बैठने से रहा, बट हाँ मैंने तुम लोगों को आइडिया दे दिया। अगर किसी को कंफ्यूजन हो गया यार मैंने ये किया ये क्यों हो गया, तो उसका मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया। बाकी आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैं लेता हूँ इसमें क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो अच्छा क्या था मतलब। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पे आईटीसी मिलती है, मार्केट रिसर्च पे मिलती है, बट इस पे नहीं मिलती। 17.5 से ब्लॉक है इसलिए इस पे नहीं मिलेगी। तो सिर्फ 40 और 30 पे मिलेगी। तो कितने पे मिलेगी? 70 पे मिलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या था, अब तो एग्जाम में आ ही गया। ठीक है, बट इसमें कितने परसेंट रेट आ गई? 6% रेट आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड की बात हो रही है। मैं सही बता रहा हूँ 99% लोग 5% करके आए होंगे क्योंकि उन्होंने कंपोजिशन पुराने वाला पढ़ रखा है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कहीं पे 20-21 पूछा है, कहीं पे 21-22 पूछा है। ये 6% वाली रेट 2019 से आई थी। ये 6 वाली रेट कब से आई थी? 2019 से आई थी। तो ये 6% रेट है कंपोजिशन की, क्योंकि यहाँ पे मिक्स की बात करी है और यहाँ पे स्मॉल सर्विसेज की भी बात करी है। 5% जो होता है वो रेस्टोरेंट का होता है। ठीक है, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन था इसलिए मैं करा नहीं रहा। ठीक है, आगे देखो। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है। 112, 112 नंबर क्वेश्चन क्यों गड़बड़ है? क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए था, तब तो ये थर्ड ऑप्शन सही होता। देखो फोर्थ तो सही है ही नहीं, फर्स्ट तो सही है ही नहीं। ठीक है, सेकंड भी वैसे सही नहीं है क्योंकि बुक्स डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी नहीं होता, वाउचर्स ऑफ द कंपनी होता है। बट इसमें तीनों डाल दिए इसलिए ये भी गलत हो गया। ये क्वेश्चन ही गलत है। आप लोग चाहो तो इसको चैलेंज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट आ गया। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होता तो ये आंसर सही होता थर्ड। तो मैंने इस हिसाब से किया है। ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं। 118 नंबर है। 118 नंबर बोलता है कि ऑडिटर की कौन सी लाइबिलिटी कोर्ट डिसीजन से नहीं आई हुई। तो मैंने यहाँ पे दो कोर्ट डिसीजन के नाम लिखे हैं। इन दो, ये दो कोर्ट डिसीजन तो मेरे को याद थे। ठीक है, एक कोर्ट डिसीजन और है, वो किसका है, सेकंड का है या फोर्थ का, मेरे को आइडिया नहीं लग रहा है इसलिए मैंने इसको एक बार छोड़ा है। बाद में जब भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कोर्ट केस मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ये दो कोर्ट केस तो मेरे को याद थे, लंदन वाला और किंगस्टन वाला। इन दो से तो ये लाइबिलिटी आई हुई थी। ठीक है, ये जो बोलता है ना वॉच डॉग है, नॉट अ ब्लड हाउंड है, ये वाला तो आया हुआ था। और ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट, ये भी आया हुआ था। मेरे ख्याल से इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए क्योंकि सस्पिशन, देख लो अब जो भी होगा देख लेंगे। जिस पे भी कोर्ट केस की स्टडी मिल गई वो और आंसर नहीं होगा, फिर बचा हुआ आंसर हो जाएगा। तो इन दो पे तो कोर्ट केस स्टडी है तो वन, और थर्ड तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड और फोर्थ में से कोई आंसर हो सकता है, जिसमें से मेरे को लग रहा है फोर्थ होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई केस स्टडी नहीं है। और फिर बात आती है, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। 133, मेरे को पता है बहुत सारे जनों ने इसका आंसर थर्ड किया होगा। वो पूछा है कौन कौन सी पेनल्टीज है। इम्प्रिजनमेंट, फाइन 50,000 से 5 लाख दोनों है। तो सबने ये कर दिया, दोनों है साथ में, दोनों एक साथ भी हो सकती है इसलिए थर्ड भी है। वो कह रहा है पहला भी है सेकंड भी है और दोनों साथ भी हो सकती है। तो उसका आंसर क्या है? पहला भी आंसर है
क्योंकि ये भी पेनल्टी अलग से, ये भी पेनल्टी अलग से, दोनों साथ में भी लग सकती है, तो ये दोनों साथ में भी है, इसका मतलब ये तीनों आंसर सही है। इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन भी लग सकता है, और इम्प्रिजनमेंट फाइन दोनों भी हो सकते हैं। तो पहला क्या है, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट, दूसरा क्या है, फाइन, तीसरा क्या है, इम्प्रिजनमेंट फाइन दोनों। तो तीनों आंसर है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि सबने थर्ड किया हो। ठीक है, इतने क्वेश्चन बहुत करा दिए मैंने। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि, ठीक है, इतने क्वेश्चन बहुत थे, अपन ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। अब आप लोग के जो भी नंबर आए, आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के कितने कितने नंबर बन रहे हैं। अब पेपर की बात करें तो मेरे ख्याल से पेपर एवरेज था। ये पेपर आसान भी हो सकता था, बट एवरेज होने का क्या रीज़न है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट किया होगा डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ने में, कस्टम पढ़ने में, जीएसटी पढ़ने में, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने में, ठीक है, कंपनी ऑडिट पढ़ने में। तो जैसे सैलरी हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अपने क्लबिंग ऑफ इनकम्स हो गया, ठीक है, अपने मैट हो गया, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हो गया, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन कई मिसिंग थे। जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई, डिमांड एंड रिकवरी, रिटर्न्स असेसमेंट इधर से मिसिंग थे, ठीक है, और वैल्यूएशन में से मिसिंग थे। तो आईटीसी में भी एक ही क्वेश्चन था। कस्टम की बात करें तो कस्टम में से तो बहुत बेसिक टाइप क्या है, उसकी जगह एफटीपी के 3 क्वेश्चन आ गए। तो इस कारण से क्या है कि आप लोगों ने जो मेहनत करी थी इन चैप्टर्स में, बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट किया था, वो इतना यूज़फुल नहीं रह पाया। इसलिए पेपर आपको इजी तो नहीं लग के एवरेज लग सकता है, और थोड़ा सा और पेपर हार्ड इसलिए लग सकता है क्योंकि खूब सारे आंसर ऑल ऑफ दी अबव थे, या ए और बी थे। तो उस कारण से क्या होता है, खूब सारे ये आंसर आ जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब कुछ सही तो चल रहा है ना पेपर में। अगर आप लोगों ने कॉन्फिडेंस से किया होगा तो बात अलग है, वरना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इतने सारे ऑल ऑफ दी अबव कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो उस कारण से और थोड़ा सा पेपर का लेवल हाई हो सकता है, जिस कारण से पेपर एवरेज बन गया। और मुझे फिर से वही लगता है कि इसमें भी वही 45 से 46 नंबर आप लोगों के बन जाएंगे तो सफिशिएंट है। तो बात वहीं पे आ गई है, वही 45 उसके और 45 इसके, जैसा कि मैंने आपको पहले पेपर में भी कहा था। ठीक है, आप लोग अपने मार्क्स जरूर बताना। थैंक यू।